Hello student, welcome to Vision Study Hub, and today we are going to understand the concept of differentiation as well as integration. So I will take some time to make you understand what is exactly differentiation is. In this lecture I will use this total lecture to make you understand what is differentiation. My target is what? Differentiation जो है ना, differentiation इसको बस फॉर्मूला लोगों को याद हो जाता है और सॉल्व करते रहते हैं डिफरेंशिएशन, लेकिन मैं इसको क्वालिटेटिवली चीज़ों को समझाने की कोशिश करूंगा ताकि कहीं ना कहीं कभी आप डिफरेंशिएशन कर रहे हो तो फीलिंग अंदर बनी रहे। यहाँ कहीं ना कहीं डिफरेंशिएशन के बारे में हमने जो डिस्कस करा है उसको थोड़ा सा आगे हम समझते हैं। वो ये है कि जैसे कि एक ग्राफ दिया हुआ है, इस ग्राफ में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये जो कर्व दिया है, ये कर्व आप देख रहे हो सीधा नहीं है और ये कर्व भी सीधा नहीं है। इन दोनों ग्राफ में एक चीज देखो, अभी कुछ भी नहीं, मैं कहीं ना कहीं मेन चीज ये डिस्कस करना चाहता हूं कि अगर मुझे एरिया कैलकुलेट करना है तो मैंने क्या करा, हमने क्या करा, ये रेक्टेंगुलर टाइप में हमने इसे डिवाइड कर दिया है ना। लेकिन अगर इन रेक्टेंगल का एरियाज आप निकालते हो तो आप क्या देखते हो कि एरियाज निकालते हो तो कहा जाता है सवाल में कि ये कर्व जो बना है ना इसके नीचे जो एरिया है वो पूरा निकालो, है ना। तो इसके लिए आप इंटीग्रेशन करते हो, ठीक है। सवाल में कि ये कर्व जो बना है ना इसके नीचे जो एरिया है वो पूरा निकालो, है ना। तो इसके लिए आप इंटीग्रेशन करते हो, ठीक है, दैट्स फाइन। लेकिन डिफरेंशिएशन करने का मतलब क्या हुआ, तो आप देखो कहीं ना कहीं जो रेक्टेंगल बनाया हो, ये रेक्टेंगल की साइज जो विड्थ है वो बड़ी बड़ी है, इस वजह से जब इसके नीचे का एरिया निकालोगे तो ये पोर्शन छूट जाएगा कि नहीं। और ये जो पोर्शन छूट रहा है इसको ध्यान दो, ये पोर्शन बहुत बड़ा पोर्शन है, अगर आप ध्यान दोगे तो ये बहुत बड़ा पोर्शन छूट रहा है, तो क्या एग्जैक्टली हम एरिया निकाल पाएंगे? नहीं। लेकिन यहाँ पे देखो अगर कहीं ना कहीं इन्हीं को बहुत हमने पास कर दिया तो आप देखो कितना कम पोर्शन छूट रहा है, कितना कम पोर्शन छूट रहा है। यानी इन लाइंस को, इन रेक्टेंगल को बनाने के लिए जो लाइन हमने खींचा है, इन रेक्टेंगल्स को बनाने के लिए जो लाइन हमें खींचा है, वो लाइन की खासियत क्या होना चाहिए कि वो लाइन जितना पास में होंगे, है ना, यानी वो जो बनाया हुआ रेक्टेंगल के विड्थ जितना कम होगा, है ना, उतना ही बेटर एक कहीं ना कहीं एरिया हम निकाल पाएंगे ग्राफ से। तो एक बात समझ गए यार, डिफरेंशिएशन का मतलब यही हुआ कि बेटर एरिया निकालने के लिए, है ना, जो हम रेक्टेंगल्स बना रहे हैं ग्राफ के लिए, भाई कहने का मतलब इन रेक्टेंगल्स का एरिया आप निकाल लोगे आराम से और सारे रेक्टेंगल का एरिया जोड़ दोगे तो इस ग्राफ के नीचे का एरिया निकल जाएगा, लेकिन ये सारे पोर्शन छूट जाएंगे। यहाँ पे भी ऐसा ही होगा, यहाँ पे सारे रेक्टेंगल्स का एरिया आप जोड़ोगे तो ये पोर्शन छूट जाएगा, लेकिन इसमें छूट बहुत कम रहा है। इसलिए डिफरेंशिएशन करने का मतलब हुआ कि इन रेक्टेंगल्स की साइज को छोटा कर देना, छोटा से छोटा कर देना, छोटा से छोटा कर देना और इतना छोटा कर देना कि ये शून्य के आसपास हो जाए। बात समझ में आई? पिछले ग्राफ के चैप्टर में मैंने आपको एक चीज सिखाया था, ये वाली चीज मैंने आपको बताया था कि इसका स्लोप कैसे निकाला जाता है। तो मैंने आपको ये समझाया था कि स्लोप ज्यादा कब होता है और कम कब होता है ना। स्लोप का फंडा आपको लगभग क्लियर हो चुका होगा, लेकिन अब यहाँ पे स्लोप को एग्जैक्टली बताते हैं कि अगर इस लाइन की स्लोप की बात करी जाए तो इसमें ग्राफ में ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। अगर ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है तो आप 10th क्लास में ग्राफ बना चुके हो, ठीक है, 9th में भी ये ग्राफ बनाया हो। तो ग्राफ कैसे बनता है लाइन का ये बताने की जरूरत नहीं है। अब हम बात करेंगे स्लोप की। अगर इसके स्लोप की बात करते हैं तो जो इस लाइन का स्लोप है वो मालूम कैसे चलेगा, ये भी आप जानते हो, ये भी बताया जा चुका है कि ये वाला लाइन जो एक्स एक्सिस से एंगल बना रहा है ना, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, यानी ऐसे शुरुआत ऐसे करेंगे, वही कहीं ना कहीं इसके स्लोप को बताएगा। तो कैसे बताएगा, तो अगर मैं लिखूं स्लोप ऑफ द लाइन, स्लोप ऑफ द लाइन क्या होगा, तो यहां इस लाइन का स्लोप क्या होगा आप खुद बताओ। तो इस लाइन का स्लोप होगा tan थीटा। क्या होगा? tan थीटा, है ना। यानी जो भी एंगल है उसका tan निकाल लोगे तो उसे स्लोप कहेंगे और उसको m से शो करते हैं। किससे शो करते हैं? m से। तो स्लोप, किसी लाइन का स्लोप निकालना है तो एक्स एक्सिस से उसका एंगल देख लो। कैसे? एक्स एक्सिस से ऐसे एंटी क्लॉकवाइज आप देखोगे तो एंगल जो मिलेगा, है ना, वो कहीं ना कहीं उसका स्लोप होगा, है ना।
तो कहीं ना कहीं अगर मान रहे हैं ऐसा एक ग्राफ बना हुआ है, ऐसा अगर आपके सामने एक ग्राफ बना हुआ है, एक लाइन भी ऐसे खींची हुई है और ये मान लें 45 डिग्री है, तो कोई पूछा कि भाई इसका स्लोप क्या है, इसका स्लोप क्या है, तो इसका स्लोप है tan 45, भाई जो एंगल बना है वो 45 है, tan 45 और इसकी वैल्यू होती है 1, तो इसका स्लोप क्या हो गया 1, ठीक है ना। आपसे ये भी पूछा जा सकता है, ऐसे भी पूछा जा सकता है, मान लीजिए ग्राफ है ना, लाइन ऐसे खींचा हुआ है ना, तो यहाँ पे अगर डिग्री है 135 डिग्री, कितना है, अब देखो मैं हमेशा यहाँ से एंगल ले रहा हूँ और यहाँ से लोगे तो ये 45 डिग्री है ना, तो आपको यहाँ से नहीं लेना है एंगल, आपको हमेशा कैसे लेना है, एक्स एक्सिस के पॉजिटिव साइड से ऐसे आप जाओगे, इस तरह से एंगल को कंसीडर करोगे, ये वाला एंगल कंसीडर नहीं करोगे। पहली बात समझ में आ चुकी होगी आपको। अब कहीं ना कहीं इसके स्लोप की बात करेंगे, स्लोप की बात करें तो ये होगा tan 135, और ये चीज तो मैंने आपको सिखाई दिया है कि tan 135 कैसे निकालना है, तो ये होगा माइनस tan 45 है ना, और इसकी वैल्यू होगी -1। ये 45 कैसे होगा मैंने बताया था कि 135 का कम्प्लीमेंट्री 45 होता है, और केवल साइन और कॉसेक में मैंने बताया था कि पॉजिटिव रहता है, और इसके अलावा सारे रेशियोज में नेगेटिव हो जाता है, तो यहाँ नेगेटिव साइन हमने लगा दिया, आंसर हमारे सामने है। तो इसका स्लोप क्या हो गया -1। तो आपको स्लोप का थोड़ा बहुत आइडिया हो गया कि अगर एंगल दिया होगा तो हम किस तरीके से स्लोप निकाल सकते हैं, है ना। अब कहीं ना कहीं स्लोप के कंसेप्ट को और बेहतर समझते हैं, ठीक है। डिफरेंशिएशन में इसका एप्लीकेशन है, और डिफरेंशिएशन एक्चुअली यही है स्लोप फाइंडिंग। यहाँ पे अगर कहीं ना कहीं स्लोप फाइंड आउट करना है, इस लाइन का स्लोप क्या है, ठीक है, इस लाइन का स्लोप फाइंड आउट करना है, तो आप थोड़ा सा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में चले जाओ जो 10th में पढ़े थे। तो ये है x1, y1, और ये क्या है x2, y2। 2 पॉइंट आप मान लो, आप 2 पॉइंट सपोज कर लो, ठीक है। जैसे आप देखिए कहीं ना कहीं यहीं पे भी हमको स्लोप निकालना है, यहाँ पे कहीं ना कहीं हमें स्लोप निकालना है, तो इस लाइन का स्लोप निकालने के लिए कहीं ना कहीं हमारे सामने एक कोऑर्डिनेट सिस्टम दिया हुआ है, जिसमें ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, ऐसा सिस्टम हमारे सामने है, ठीक है ना, ये x एक्सिस है, ठीक है ना। और कहीं ना कहीं इसका स्लोप निकालना है, इसका क्या निकालना है, स्लोप। तो स्लोप आप निकालना चाहते हो तो यहाँ थीटा तो दिया नहीं है, तो स्लोप निकालने का कोई और तरीका भी हो सकता है क्या, है ना। तो हम तो जानते हैं कि भाई यहाँ पे कहीं ना कहीं थीटा एंगल बनेगा, यहाँ पे थीटा एंगल बनेगा, तो स्लोप कैसे निकालेंगे, स्लोप इसका निकालना होगा। तो फिर कहीं ना कहीं ये बहुत बेसिक सी चीज है, इसका अगर हमें स्लोप निकालना है तो कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए हमें क्या निकालना होगा, तो स्लोप निकालने का मतलब, अगर स्लोप आपको निकालना है, ठीक है ना, यहाँ लिखा हुआ है स्लोप आपको निकालना है, तो आपको निकालना पड़ेगा tan थीटा। तो हमको यहाँ पे क्या निकालना पड़ेगा, tan थीटा। क्या निकालना पड़ेगा, tan थीटा। अगर मैं मान ले यहाँ पे एक सीधी सी लाइन खींचता हूँ, सीट, अगर मैं यहाँ पे एक सीधी सी लाइन खींचता हूँ, तो आप बताओ अगर ये एंगल थीटा है तो ये लाइन पहले तो इसके पैरेलल है कि नहीं, बताओ। अगर ये लाइन इसके पैरेलल है तो अगर ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल क्या होगा, ये भी थीटा होगा कि नहीं, होगा कि नहीं, थीटा। तो कहीं ना कहीं ये बात तो आप समझ गए कि भाई ये एंगल थीटा होगा, है ना। अब दूसरी चीज ये है कि इस आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि आप इसका स्लोप निकालिए। अगर आपको इसका स्लोप निकालना है तो क्या निकालना पड़ेगा, तो अगर आपको इसको स्लोप निकालना है यानी आपको निकालना है m, और m क्या होता है, tan थीटा, यानी आपको इसका tan थीटा निकालना पड़ेगा। और इसका tan थीटा होता क्या है, तो tan थीटा हमने पढ़ा था, tan थीटा कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है tan थीटा, हमने यही पढ़ा था कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है tan थीटा। तो कहीं ना कहीं अगर इस लाइन का स्लोप निकालना है तो इस पॉइंट को, है ना, ये पॉइंट को आप देख रहे होगे, ठीक है, इस लाइन का स्लोप निकालना है तो हम कहीं ना कहीं इसको पूरा फॉर्म करते हैं। जैसे ये देखो हमने फॉर्म कर दिया, एक ट्रायंगल फॉर्म कर दिया। क्या फॉर्म कर दिया, एक ट्रायंगल, क्योंकि ट्रायंगल से ही हम tan थीटा निकालते हैं। tan थीटा निकालना हमने आपको सिखाया है। तो कहीं ना कहीं अगर ये ट्रायंगल आपको दिख रहा होगा तो इस ट्रायंगल में परपेंडिकुलर कौन है, ये मैंने बताया था कि थीटा के सामने वाला लाइन परपेंडिकुलर होता है, और बेस कौन है, ये आपको समझ में आ गया कि परपेंडिकुलर बेस कौन कौन है। तो जब परपेंडिकुलर बेस समझ में आ गया तो परपेंडिकुलर की लेंथ कैसे निकालनी है ये बताओ। तो परपेंडिकुलर की लेंथ आप कैसे निकालोगे यार, ये वाली लेंथ कितनी है आप खुद बताओ। ये वाली लेंथ जितनी होगी वही तो ये वाला लेंथ होगा, बताओ। अरे भाई ये वाला लेंथ जो होगा वही तो ये वाला लेंथ होगा ना। तो आप बताओ ये वाला लेंथ हम कैसे निकालेंगे। तो यार सीधी सी बात है, ये इस स्केल पे 4 है
और इस स्केल पे ये 2 है, तो यहां से 0 से 2 तक आया है और ये 0 से 4 तक आया है। तो अगर हमें ये निकालना है तो वैसे तो सिंपल काउंटिंग कर दो 1 2, 2 पार्ट है तो 2 हो गया, या आप कर सकते हो 4 - 2। क्या कर सकते हो? 4 - 2। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या हो गई? 4 - 2। क्या हो गई? 4 - 2, यानी 4 में से 2 घटा दोगे तो आपको निकल जाएगा क्या है, तो आप इसे क्या लिख सकते हो? 2। परपेंडिकुलर की वैल्यू आ गई 2। अब बेस की वैल्यू की बात करें तो बेस को भी नीचे वाले स्केल पे ले जाओ, मिलाओ भाई, नीचे वाला स्केल की तरह काम कर रहा है कि नहीं, बताओ। तो कहीं ना कहीं ये वाली लेंथ आपको निकालनी है। अगर ये वाली लेंथ निकालनी है बी, अगर बेस वाली लेंथ आपको निकालनी है तो इसके लिए आप कहीं ना कहीं इस लाइन को स्ट्रेट नीचे की तरफ ले गए और नीचे स्केल दिया हुआ है, वो वैल्यूज लिखा हुआ है, तो नीचे वाले स्केल में देखो तो ये वाला जो पॉइंट है कितना है? 1.5। तो 1.5 से लेके 3 तक की वैल्यू बतानी है, क्योंकि यही वाली लेंथ ये है। तो 1.5 से 3 तक की बतानी है, तो ये 0 से 1.5 है और ये 0 से 3 है, तो ये वाली वैल्यू क्या होगी? 3 - 1.5, दैट इज 1.5, दैट इज 1.5। क्लियर है? तो कहीं ना कहीं ये वाली लेंथ निकालनी है तो यहां से निकाली जाएगी। यहां से निकालने का तरीका आप समझ रहे हो कि यार 0 यहाँ पे क्या है? 0 है, यहाँ पे 0 से 3 तक है और यहाँ पे 0 से 1.5 तक है, तो 3 में से 1.5 घटा दोगे तो ये वाली लेंथ निकल जाएगी। समझ में आ रहा है? तो ये हो गया 1.5। आप स्केल में मेजरमेंट तो करते ही होगे, इतना तो आइडिया है कि भाई यहाँ तक का लेंथ 1.5 है और यहाँ तक का लेंथ 3 है ना, तो ये लेंथ कितना होगा? तो सिंपल सी बात है, टोटल में से अगर इतना घटा दोगे तो ये वाला बचेगा। समझ में आ रहा है? तो यही काम करना है यार, सिंपल सा लॉजिक, इसमें से ये वाली वैल्यू घटा दोगे तो आंसर आ जाएगा, है ना, ऐसा समझो, ठीक है ना। तो इससे आपको समझ में आ गया कि ये 1.5 हुआ। कैसे निकाला मैंने, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है समझना। आप कहेंगे स्लोप लिखना है तो यहाँ स्लोप लिख लो। यहाँ बताओ परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है? 2, और बेस की वैल्यू कितना निकल के आया है? 1.5। बेस की वैल्यू कितना निकल के आया है? 1.5। तो 2/1.5 है। इसको सॉल्व करोगे, ठीक है, तो 20/15, दैट इज 4/3। तो कहीं ना कहीं यहाँ स्लोप की वैल्यू कितनी हो गई? 4/3। ये बात समझ में आ गया कि स्लोप की वैल्यू यहाँ 4/3 हो गई। तो यहाँ पे भी हम स्लोप निकाल के देखते हैं कि यहाँ पे स्लोप कितना निकलेगा। लेट अस सी, यहाँ पे स्लोप निकालना है तो हमारे पास एक पॉइंट है x1, y1 और दूसरा पॉइंट है x2, y2, है ना। एक लॉजिक समझो यार, ये x2 है तो कहीं ना कहीं अगर हम x पे मिलाएंगे, अगर हम इसे ले जाके x पे मिलाते हैं तो ये वाली वैल्यू क्या होगी? x2। अगर यहाँ पे x वाला x1 है तो इसे x पे मिलाएंगे तो ये क्या होगा? x1, ठीक है ना। आपको समझ में आ रहा है ये बात। अब दूसरी चीज, अगर इसका y वाला y2 है तो इस लाइन को अगर हम लेके मिलाएंगे तो ये क्या होगा? y2, ठीक है ना। और अगर कहीं कि इसका y1 है तो ये वाला लाइन यहाँ ले जाकर मिलाएंगे तो ये होगा y1। बात समझ में आ रहा है? अब सोचो यार, 0 से यहाँ तक की लेंथ y1 है और यहाँ तक की लेंथ y2 है, तो ये वाला लेंथ क्या होगा? y2 - y1, जैसा कि हमने वहां पे करा था। दूसरी चीज, तो ये वाली लेंथ हमारी निकल गई, ठीक है ना। अब यहाँ तक की लेंथ अगर ये 0 है तो यहाँ तक x1 है, यहाँ x2 है, तो ये वाला लेंथ कितना हो जाएगा? x2 - x1। समझ में आया? अब हमें निकालना है इसका स्लोप। तो यार ये वाली वैल्यू थीटा है ना, ये एंगल थीटा है। तो कहीं ना कहीं अगर हम एक लाइन खींचते हैं तो भाई ये लाइन अगर कहीं ना कहीं x के पैरेलल है तो अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। ये बात समझ में आ रही है? अगर ये दोनों थीटा है ना, तो हमें स्लोप निकालना है। स्लोप मतलब क्या हो गया? tan थीटा। स्लोप मतलब क्या हो गया? tan थीटा। अगर tan थीटा निकालना है तो अब यहाँ पे देखो, tan थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस ये बता चुका हूँ। तो tan थीटा अगर परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है तो कहीं ना कहीं परपेंडिकुलर की लेंथ और बेस की लेंथ अगर मालूम होती है तो हम tan थीटा निकाल लेते हैं। अब परपेंडिकुलर की लेंथ क्या है? तो परपेंडिकुलर की लेंथ देखने के लिए आप फिर स्केल पे जाओ, तो ये क्या है? y2 - y1। क्या है? y2 - y1, ठीक है। सो अब यहाँ पे कहीं ना कहीं बेस का लेंथ आपसे मैं पूछूं तो ये बेस है। अगर इसका लेंथ मैं आपसे पूछूं तो ये हो गया x2 - x1। बेस का लेंथ कितना है? x2 - x1। क्यों? क्योंकि यार बेस का लेंथ देना है तो फिर स्केल पे जाओगे तुम, और ये वैल्यू x2 - x1 पहले ही कैलकुलेट मैं कर दिया हूं, है ना। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं परपेंडिकुलर और बेस आपको मिल गया। परपेंडिकुलर और बेस आपको मिल गया। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है? परपेंडिकुलर की वैल्यू है y2 -
y1 और बेस की वैल्यू क्या है x2 माइनस x1। तो कहीं ना कहीं जो स्लोप निकालना होता है उसका फॉर्मूला ये भी होता है, अगर 2 पॉइंट दिए हुए हैं, अगर कोई 2 पॉइंट आपको दिए हुए हैं और आपको उन 2 पॉइंट का स्लोप निकालना है, अगर 2 पॉइंट आपको दिए हुए हैं, अगर उन 2 पॉइंट का आपको स्लोप निकालना है, ठीक है ना, इनके हेल्प से, तो कहीं ना कहीं m की वैल्यू हम इस तरीके से निकालेंगे, है ना, m की वैल्यू हम इस तरीके से निकालेंगे, ठीक है ना। तो दैट इज y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, है ना। तो फिर कैसे हो सकता है, इसके सवाल कैसे हो सकते हैं, लेट अस सॉल्व वन को। मान लें आपको कहीं ना कहीं ऐसा क्वेश्चन दे सकता है, फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट्स 4,5 एंड 9,10, ठीक है। तो आप 10th में पढ़े हो, यहाँ पे ये क्या है x1 और ये है y1 और ये क्या है x2, ये है y2। भाई इसी तरह 2 पॉइंट लेंगे, जैसे कि ये 2 पॉइंट माने हो, है ना। तो ये 2 पॉइंट दिया हुआ है किसी लाइन पे, भाई ऐसे लाइन होगी और इसके ऐसे 2 पॉइंट होंगे, एक पॉइंट होगा 4,5 और एक पॉइंट होगा 9,10, ऐसे ही तो होगा, ऐसे ही 2 पॉइंट लाइन पे होंगे। 2 पॉइंट लाइन पे हो गए तो इसको हम मान ले x1, y1 और इसको क्या मान ले x2, y2 और कहीं ना कहीं इसे हम सॉल्व करेंगे तो स्लोप क्या होगा, स्लोप का फॉर्मूला अभी हम डिस्कस किए हैं। तो स्लोप होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो y2 इसमें कितना है, इसमें y2 कितना है देखो 10, मतलब सीधा समझो यार y माइनस कर लो 10 माइनस 5, ठीक है। फिर x माइनस कर लो 9 माइनस 4, वही चीज दिया है, दिमाग में कंसेप्ट रखो। तो 5 और ये क्या हो जाएगा 5, दैट इज 1। तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा 1, इसका स्लोप क्या हो जाएगा 1। ये भी पूछ सकता है कि ये एंगल कितना बना रहा है, ये एंगल कितना बता रहा है। तो स्लोप क्या होता है tan थीटा, तो tan थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। ये स्लोप क्या होता है tan थीटा होता है कि नहीं, और tan थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, जो कि हम निकाले हैं। तो यहाँ से थीटा निकाल सकते हो। तो आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, थीटा की वो कौन सी वैल्यू है जिसका tan लेने पे 1 आता है। तो थीटा की वो वैल्यू कितनी है 45 डिग्री। थीटा की वो वैल्यू कौन सी है 45 डिग्री। और 45 डिग्री को आप एक और तरीके से लिखना सीख चुके हो, दैट इज π/4। इसको रेडियन में भी हम लिखेंगे तो वो क्या होगा π/4। तो आपको स्लोप का एक छोटा सा क्वेश्चन हमने करा दिया, है ना। नाउ सी, यहाँ पे आपको एक फिगर दिया हुआ है, ठीक है। इस फिगर में ये वाला जो लाइन है, आप देखो ये लाइन कैसे है, एकदम कर्व है, टेढ़ा है, ये लाइन है कि नहीं, ये लाइन टेढ़ा, ये लाइन टेढ़ा है। आप सोचो कि अगर कहीं कि जनरल तौर पे आपको किसी भी फिगर का एरिया निकालने के लिए दिया हुआ है, सपोज ये फिगर है, तो क्या आप इसको निकालने का कोई फॉर्मूला जानते हो? नहीं, आप इसको निकालने का कोई फॉर्मूला नहीं जानते हो। लेकिन हम फॉर्मूला, जिन फिगर का एरिया निकालने का फॉर्मूला जानते हैं, उसमें से सिंपल सी बात है, एक फिगर है हमारा रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का अगर ये लेंथ है, ब्रेड्थ है, अगर लेंथ ब्रेड्थ हम मेजर कर ले, ये और ये वैल्यू अगर मेजर कर ले हम स्केल से, तो कहीं ना कहीं इस रेक्टेंगल का एरिया हम आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है। तो हमने ये सोचा कि किसी भी फिगर को अगर रेक्टेंगल के फॉर्म में हम कट कर दे, रेक्टेंगल या अगर ट्रायंगल भी हमें मालूम हो, तो आप सोचो ट्रायंगल का एरिया निकालना आसान है, क्योंकि ये होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, जहां बेस ये है और हाइट ये है। तो कहीं ना कहीं इसका एरिया हम निकाल देंगे, क्योंकि इसका फॉर्मूला जानते हैं। तो अगर किसी भी अजीब से फिगर को अगर उसका एरिया निकालना है, तो उसका तरीका क्या हो सकता है? उसका तरीका ये हो सकता है कि हम उसे रेक्टेंगल, स्क्वायर या ट्रायंगुलर फॉर्म में उसे हम कन्वर्ट करें, यानी उसमें से ट्रायंगुलर फॉर्म निकालें और उसका एरिया निकाल लें, ठीक है। ये तरीका हो सकता है। तो कहीं ना कहीं इसी के लिए तरीके अपनाए जाने लगे कि इसको इस तरीके से कट कर दिया गया। अब ये जो कट किया गया है, तो आप देखो ये रेक्टेंगुलर फॉर्म में दिखने लगा, ये रेक्टेंगुलर फॉर्म में दिखने लगा। तो इसका एरिया निकालना आसान है, इन सारे रेक्टेंगल का लेंथ मेजर कर ले और विड्थ मेजर कर ले, तो एरिया निकल जाएगा, ठीक है। ऐसा तरीका हमने अपनाया, ठीक है। तो उसी तरह हमारे सामने एक ऐसा कर्व्ड फिगर है। अगर ऐसा कर्व्ड फिगर है, तो इसका नीचे का एरिया निकालना है, इसका नीचे का एरिया निकालना है। तो नीचे का एरिया निकालने के लिए हम कहीं ना कहीं इसे रेक्टेंगल और ट्रायंगल में डिवाइड करेंगे, है ना।
तो अब आप सोच, इस बात को समझने की कोशिश करो। यहां पे देखो, यहां पे कहीं ना कहीं ये जो पोर्शन है ना, ये कर्व आपको दिख रहा है। अच्छा, ये जो रेक्टेंगुलर पोर्शन है इसका एरिया तो आप आराम से निकाल लोगे, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। इसमें कहीं ना कहीं लेंथ और ब्रेड्थ मिल जाए, है ना, इसकी लेंथ आप मेजर कर लो, इसकी लेंथ मेजर कर लो, इसका एरिया निकल जाएगा। लेकिन इसका एरिया निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाओगे आप? ये तो ट्रायंगल नहीं है, क्योंकि भाई ट्रायंगल तो स्ट्रेट लाइन होता है ना, ट्रायंगल कुछ ऐसे होता है, ये लाइन स्ट्रेट होती है ना। ट्रायंगल ऐसे तो होता नहीं है, ट्रायंगल इस तरीके से तो नहीं बनाते हैं हम, ये तो ट्रायंगल है नहीं, ये तो लाइन टेढ़ी है, ये तो एकदम स्ट्रेट होना चाहिए। तो लाइन टेढ़ी है तो ट्रायंगल वाला फॉर्मूला तो यहां लग नहीं पाएगा। तो फिर जब ट्रायंगल वाला फॉर्मूला नहीं लग पाएगा तो फिर इसका एरिया कैसे निकालेंगे? तो अगर कोई तरीका हो कि ये लाइन सीधी हो जाती तो हम एरिया निकाल लेते। तो ये लाइन सीधी कैसे होगी? तो कहने का मतलब है आप थोड़ा सा नजरिया बदलो। ये लाइन टेढ़ी दिख रही है, लेकिन अगर कहीं ना कहीं ये जो सेक्शन आप ले रहे हो इसको और छोटा छोटा कर लो तो ये सीधा दिखने लगेगा। आप कहोगे कैसे सर? तो आप देखो यहाँ पे तो ये लाइन आपको एकदम टेढ़ी दिख रही है, लेकिन यहाँ पे देखो हमने कहीं ना कहीं इस एरिया को एकदम छोटा कर लिया। देख लो, इस एरिया को हमने छोटा कर लिया, तो ये रेक्टेंगल को छोटा कर लिया। पॉइंट ये है कि ऐसे 10 रेक्टेंगल बनाने पड़ेंगे, लेकिन यार अगर तुम एक रेक्टेंगल का एरिया निकाल लोगे तो 10 का भी निकल जाएगा कि नहीं? वो आसान है। पॉइंट ये है कि रेक्टेंगल बनाना जिससे कि हमें करेक्ट वैल्यू निकले। जब हम छोटी निकालते हैं, जब कहीं ना कहीं इसको हम और थोड़ा सा छोटा एरिया कर दिए तो इससे फायदा हुआ कि यहाँ पे ये लाइन भले टेढ़ी लग रही है, लेकिन बहुत छोटा होने की वजह से ये स्ट्रेट लाइन जैसा दिख रहा है, क्योंकि जो इसकी कर्व वैल्यू है वो यहाँ पे कम पड़ने लगी है। ये कहीं ना कहीं टेढ़ी लाइन दिख रही है, लेकिन अब ये लगभग स्ट्रेट दिखने लगा है, क्योंकि इसके बीच का गैप बहुत हमने कर दिया, कम कर दिया है। तो गैप कम करने से यही फायदा होता है कि जो कहीं ना कहीं लॉस हो रहा है एरिया का, यानी जो एरिया हम नहीं निकाल पा रहे थे कर्व होने की वजह से, वो इसमें कम होता है, जो कि पिछले फिगर में आपको समझ में आ गया होगा। तो इसलिए कहीं ना कहीं हम इन सेक्शन को और छोटा करते हैं, इन सेक्शन को और छोटा करते हैं ताकि एरिया करेक्ट तरीके से निकाल सके, है ना। और ऑब्वियसली इसी प्रोसेस को डिफरेंशिएशन कहा जाता है। इसी प्रोसेस को डिफरेंशिएशन कहा जाता है, जिसमें कि हम छोटे से छोटे फिगर बना के और उससे एरिया निकालते हैं ताकि एरिया की वैल्यू करेक्ट आए। बात समझ में आई? ठीक है। यहां पे फिर से क्वेश्चन आ गया। अब कहने की मैंने एक टेढ़ी लाइन खींची, क्योंकि अब डिफरेंशिएशन की बात तक पहुंचना है। अगर हमने टेढ़ी लाइन खींची तो ऐसा लाइन जाएगा, ऐसा लाइन जाएगा। तो अब स्लोप की बात कर लेते हैं। यहाँ पे अगर आप स्लोप की बात करते हो, है ना, तो ये बताओ, अगर मान लो ये थीटा है भी, अगर मान लो ये थीटा एंगल है भी, अब ऐसे भी है ना, अगर इस पॉइंट पे ये थीटा एंगल है, तो आप बताओ कि अगर ये पॉइंट पे थीटा एंगल है तो tan थीटा हम निकालेंगे। ठीक है भाई, tan थीटा कब निकालते हैं? जब ये ट्रायंगल रहता है ना, लेकिन ये वाली लाइन क्या है? ट्रायंगल बना रही है। ये तो कहीं ना कहीं कर्व लाइन है, ठीक है, ये तो एक कर्व लाइन है। तो अगर ये कर्व लाइन है तो ये ट्रायंगल तो नहीं बना रही है। ट्रायंगल तो हमारा ऐसे बनता है ना, स्ट्रेट लाइन होती है तो ट्रायंगल बनता है, ऐसे ट्रायंगल बनता है क्या? तो ये तो कर्व लाइन है, तो ट्रायंगल बना नहीं, तो क्या परपेंडिकुलर अपॉन बेस वाला कंसेप्ट लग पाएगा इसमें? नहीं। जब परपेंडिकुलर अपॉन बेस वाला कंसेप्ट लग नहीं पाएगा तो करेंगे कैसे, है ना? इसको और छोटा करेंगे। तब हम क्या करेंगे? फिर कहीं ना कहीं इस बात को समझने के लिए इसे छोटा करेंगे, ठीक है, इसे और छोटा करेंगे तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस वाला कंसेप्ट लग सकता है। लेकिन अभी भी ये लाइन टेढ़ी है, ठीक है। तो अगर ये लाइन अभी भी टेढ़ी है, इसीलिए तो डिफरेंशिएशन वाली बात करी गई, इसीलिए डिफरेंशिएशन वाली बात करी गई। डिफरेंशिएशन वाली बात इसीलिए करी गई कि कहीं ना कहीं ये समस्या बनी रहती है, इसे छोटा करना पड़ेगा, छोटा करना पड़ेगा, और इतना छोटा करना पड़ेगा ताकि कहीं ना कहीं वो जीरो के आसपास हो, ताकि वो कहीं ना कहीं जीरो के आसपास हो। इस बात को याद रखना आप। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने जो पढ़ाया था, तो ये मैंने अभी जस्ट जो मैंने बताया उसको मैं लिख रहा हूँ। ये x2 माइनस x1 था, और ये क्या था? y2 माइनस y1, मैंने इतना बताया था। और कहीं ना कहीं मैंने यहाँ पे स्लोप की बात करी थी थीटा, तो tan थीटा है स्लोप, m इक्वल टू tan थीटा, और tan थीटा है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस
x1, मैंने ये बताया था कि नहीं। अच्छा, y2 माइनस y1 है, उसको हम क्या कहते हैं, डेल्टा y। डेल्टा y कहने का मतलब इन दोनों के बीच का डिफरेंस, या डेल्टा y कहने का मतलब ये जो लेंथ है इसको डेल्टा y बोल रहे हैं। डेल्टा y बस ये बताता है डिफरेंस बिटवीन y2 एंड y1, दोनों के बीच में माइनस करने पे जो वैल्यू आती है, मतलब डेल्टा y को ऐसे लिखते हैं y2 माइनस y1। डेल्टा y का मतलब यही है। डेल्टा x लिख रहे हैं, इसका मतलब क्या है, x2 माइनस x1, इसका मतलब यही, ये बात को समझना। डेल्टा y का मतलब क्या है, ये कह रहा है डिफरेंस बिटवीन y2 एंड y1, यानी y2 में से y1 घटाने पे जो वैल्यू आई है वही है डेल्टा y, माइंड इट, है ना। मैं यहाँ डेल्टा y लिखने जा रहा हूँ। डेल्टा y क्या बता रहा है, y2 माइनस y1, और डेल्टा x क्या बता रहा है, x2 माइनस x1, है ना। तो यहाँ कहीं ना कहीं m को क्या लिख सकते हैं, डेल्टा y अपन डेल्टा x लिख सकते हैं। लेकिन पॉइंट ये है कि ये कहीं ना कहीं एक ट्रायंगल नहीं है, ये वाली लाइन कर्व है, ये वाली लाइन टेढ़ी है, ये वाली लाइन सीधी नहीं है। ये ट्रायंगल तो कुछ ऐसा होता है ना, यहाँ पे तो ट्रायंगल कुछ ऐसा दिख रहा है, देखिए ना, यहाँ पे कुछ ऐसे कर्व लाइन है, ये जो लाइन कर्व है ये तो ट्रायंगल है नहीं। तो इसको करने के लिए क्या करना होगा, तो इसको करने के लिए ये लेंथ और छोटा करना पड़ेगा, ये वाली लेंथ और छोटी करनी पड़ेगी, ये वाली लेंथ और छोटी करनी पड़ेगी, और इसे कहीं ना कहीं बहुत नजदीक करने के लिए इस वैल्यू को और छोटा करना पड़ेगा। छोटा करना पड़ेगा कि नहीं, यानी कहीं ना कहीं, ठीक है ना। इस वैल्यू को मैं बहुत छोटा कर दूं, इफ आई मेक दिस वैल्यू वेरी स्मॉल, इफ आई मेक दिस वैल्यू वेरी स्मॉल, तो ये भी कह रहा है इफ आई मेक दिस वैल्यू वेरी स्मॉल। अगर ये दोनों वैल्यू बहुत स्मॉल कर देते हैं तो करेक्शन की संभावना है, बहुत स्मॉल कर देते हैं तो कहीं ना कहीं करेक्ट वैल्यू आने की संभावना है ना। तो ये बहुत स्मॉल करने के लिए क्या है, तो हम एक तरीका लगाते हैं, हम कह रहे हैं कि स्लोप व्हेन, है ना, व्हेन del y and del x are very small, slope when del y and del x are very small, है ना। तो ऐसे केस में del y अपान जो del x होगा, है ना, वो करेक्ट वाला स्लोप होगा, इट विल गिव अ करेक्ट स्लोप, तब करेक्ट स्लोप आपको मिल पाएगा। आपको समझ में आ रहा है, तब आपको करेक्ट स्लोप मिल पाएगा। तो इस बात को लिखने का और भी तरीका होता है। इस बात को लिखने का तरीका होता है कि डेल वाई और डेल एक्स बहुत छोटा रखना है ना। तो ऑब्वियसली यार डेल एक्स छोटा कर दोगे, यानी यहाँ डेल एक्स छोटा कर दोगे, अगर ये वैल्यू भी छोटा कर दोगे, मान लो यहीं तक ले रहे हो, मान लो ऐसी लाइन खींची हुई है, ठीक है, 1 मिनट। आप इसमें देखो, यहाँ पे डेल्टा एक्स मैंने छोटा कर दिया, अगर डेल्टा एक्स में छोटा कर दूंगा तो डेल्टा वाई भी छोटा निकलेगा कि नहीं। डेल्टा एक्स हमने छोटा कर दिया तो डेल्टा वाई भी छोटा हो गया कि नहीं। यहाँ पे डेल्टा एक्स बड़ा है तो डेल्टा वाई भी बड़ा है कि नहीं। तो कहीं ना कहीं इसलिए अगर कहीं ना कहीं डेल्टा एक्स छोटा कर दिया तो डेल्टा वाई भी छोटा हो जाएगा, यानी इसको छोटा करना है। तो छोटा करने का जो तरीका होता है, छोटा करने का जो तरीका होता है वो हम लिखते हैं, तो व्हेन डेल्टा एक्स एंड डेल्टा वाई आर वेरी स्मॉल, तो इसको गणित के टर्म में, मैथ्स के टर्म में लिखते हैं लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0, लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0, मतलब डेल्टा एक्स इतना छोटा है कि वो 0 के आसपास है। और मैंने बताया कि अगर यार डेल्टा एक्स छोटा होगा तो डेल्टा वाई भी छोटा होगा, है ना। तो कहीं ना कहीं दोनों के दोनों छोटे होंगे। तो अगर डेल्टा एक्स बहुत छोटा हो गया, अगर डेल्टा एक्स बहुत छोटा हो गया, है ना, इसको दूसरा लैंग्वेज लिख रहे हैं, तो इस वैल्यू को हम बोलते हैं डी वाई अपॉन डी एक्स, इसी को हम बोलते हैं डी वाई अपॉन डी एक्स। डी वाई बता रहा है वाई की वैल्यू बहुत छोटी है डेल्टा वाई की, और डी एक्स बता रहा है डेल्टा एक्स की वैल्यू बहुत छोटी है ना। तो कहीं ना कहीं इसी को हम बोलते हैं डी वाई बाई डी एक्स। और ये है क्या, आपको समझ में आ गया होगा, ये है आपका स्लोप। क्या है ये है आपका स्लोप। और यही जो स्लोप है ना, इसी को डी वाई बाई डी एक्स लिख रहे हैं, इसी फॉर्म को हम कहते हैं डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन फॉर्म यही है, यही डिफरेंशिएशन फॉर्म है। किसी भी चीज का डिफरेंशिएशन निकालना है, यही डी वाई बाई डी एक्स होता है।
है ना। यानी किसी कर्व का जब स्लोप निकालना होता है तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि किसी कर्व का स्लोप निकालना होता है तो dy बाई डी एक्स क्यों लिखते हैं, ये बात समझ में आ गई होगी। इसको मैं कहीं ना कहीं क्वालिटेटिवली समझाने की कोशिश किया हूँ, मैथ से नहीं समझाने की कोशिश किया हूँ, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे क्या, मुझे लगता है हर किसी को पहले इसे क्वालिटेटिवली समझने की जरूरत है, क्योंकि यही तो मैथ है भाई, अगर मैथ की भी बात करी जाए तो। लेकिन कहीं ना कहीं इसे हर कोई समझ सकता है, अगर कहीं ना कहीं पूरी चीज को ठीक से देखें तो ये हर कोई समझ सकता है कि dy बाई डी एक्स का मतलब क्या है। ठीक है, मैंने आपको यहाँ पे ये बता दिया है कि कहीं ना कहीं अगर डेल्टा वाई और डेल्टा एक्स की वैल्यू बहुत छोटी कर दी जाए, व्हेन एक्स इज टेंडिंग टू 0 देन इट बिकम्स dy बाई डी एक्स, ये बता दिया है। और कहीं ना कहीं इसमें अगर आपसे पूछा जाए कि कहीं ना कहीं आपके सामने ये लाइन है, थिंक अबाउट इट, ये लाइन है आपके सामने और मैंने एक सीधी लाइन खींची है जो कि x के पैरेलल है, तो आप बताओ ये x एक्सिस के साथ कितने का एंगल बना रही है। तो यार पैरेलल है तो ये x एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाएगी, 0 डिग्री। तो यहाँ जो एंगल है थीटा की वैल्यू है 0 डिग्री है। आपको ये बात समझ में आ रही है कि यार इस लाइन को ला के यहाँ पे मिला दोगे तो लाइन इसी पे आके सट जाएगा, नहीं चिपक जाएगा कि नहीं, सॉरी। तो अगर ये लाइन इसी पे चिपक जाएगा तो एंगल कितना बना रहा है, 0 डिग्री। एंगल कितना बना रहा है, 0 डिग्री। तो इसका tan थीटा आप बता सकते हो, इसका tan थीटा क्या होगा। तो इसका tan थीटा 0 डिग्री है तो tan 0 क्या होता है, tan 0 क्या होता है, tan 0 क्या होता है, 0 होता है कि नहीं। तो इसका स्लोप भी 0 होगा। इसका मतलब अगर tan थीटा इसका 0 होगा, इसका मतलब इसका स्लोप भी 0 होगा, इसका स्लोप भी 0 होगा। ये बात समझ में आ रही है। तो एक लाइन जो कि कहीं ना कहीं ऐसे पड़ी हुई आगे की तरफ बढ़ रही है तो इसका स्लोप 0 होता है। चलो ये लाइन का ग्राफ क्या वैल्यू क्या होता है, सपोज कहीं ना कहीं ये वैल्यू 5 है। अगर कहीं ना कहीं ये वैल्यू 5 है तो इस लाइन का इक्वेशन आप बनाना जानते हो कैसे। ये लाइन होगा y इक्वल टू 5, ये आपको सिखाया गया है कि अगर कहीं कहीं 5 पे है और ये लाइन सीधे जा रही है तो इस लाइन का इक्वेशन क्या हो गया, y इक्वल टू 5। और y इक्वल टू 5 का स्लोप कितना है, y इक्वल टू 5 का स्लोप कितना है, 0। y इक्वल टू 5 का स्लोप कितना है, 0। तो यार मैंने कहा y इक्वल टू 5 का जो स्लोप है ना, वो क्या है, 0 है। और स्लोप को हम क्या कहते हैं, dy बाई डी एक्स। स्लोप को हम क्या कहते हैं, dy बाई डी एक्स। तो y इक्वल टू 5 का dy बाई डी एक्स कितना है, 0 है। तो अगर कहीं ना कहीं मैं एक और लाइन खींचता हूं ऐसे, और ये लाइन कितनी है, 4, ये लाइन कितनी है, 4, तो y इक्वल टू 4 की बात करेंगे तो इसकी dy बाई डी एक्स आप बता सकते हो क्या। तो dy बाई डी एक्स बताता है स्लोप के बारे में, dy बाई डी एक्स किसके बारे में बताता है, स्लोप के बारे में। और स्लोप क्या होता है, tan थीटा। स्लोप क्या होता है, tan थीटा। अगर ये लाइन ऐसे सीधे जा रही है तो ये x एक्सिस के पैरेलल है। अगर ये लाइन x एक्सिस के पैरेलल है तो ये लाइन x एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही है, 0 डिग्री। ये एंगल कितना बना रहा है, 0 डिग्री। और tan 0 की वैल्यू क्या होती है, 0। तो इसके लिए भी dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या होगी, 0। अगर कहीं न कहीं ये लाइन खुद x एक्सिस पे होती, अगर ये लाइन कहीं न कहीं खुद x एक्सिस पे होती तो इसका इक्वेशन क्या होता, y इक्वल टू 0। तो अगर कहीं न कहीं इसके स्लोप के बारे में बात करी जाती तो आप कहते सर स्लोप होता है tan थीटा। इसका स्लोप क्या होता है, tan थीटा। तो ये मैं पूछता कि ये थीटा में एंगल क्या है, ये एंगल कितना है, तो भाई ये एंगल 0 है। तो tan 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0। तो y इक्वल टू 0 की भी वैल्यू 0 होगी। यानी आप ये बात समझ में आ गया होगा कि जो भी कांस्टेंट वैल्यू है, अगर हम उसका स्लोप निकाल रहे हैं, जो भी कांस्टेंट वैल्यू है, यानी y की वैल्यू 0 हो, 4 हो, 5 हो, कुछ भी हो, अगर कोई कांस्टेंट वैल्यू है, तो अगर मैं आपसे कहूं कि इसका dy बाई डी एक्स निकालो, यानी इसका डिफरेंशिएशन करो, अगर मैं कहता हूं कि इसका डिफरेंशिएशन करो तो कांस्टेंट वैल्यू का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0। तो कांस्टेंट वैल्यू का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0। तो आप ये बात समझ लें कि अगर कहीं न कहीं आपके सामने सवाल दे दिया कि y इक्वल टू सी, आपके सामने कहीं सवाल दे दिया y इक्वल टू सी और कह रहा है कि ये वैल्यू कांस्टेंट है, तो इसका डिफरेंशिएशन आपको निकालना होगा। इसका डिफरेंशिएशन निकालेंगे कितना आएगा, 0। y इक्वल टू सम कांस्टेंट वैल्यू, इसका मतलब क्या होता है, y इक्वल टू 5 भी हो सकता है, y इक्वल टू 4 भी हो सकता है, y इक्वल टू 100 भी हो सकता है। ठीक है, तो इसका डिफरेंशिएशन करना होगा तो क्या होगा, तो डिफरेंशिएशन क्या करना होता है, dy बाई डी एक्स एंड दैट इज 0। ये चीज हमने आपको डिस्कस कर लिया था पिछले क्लास में, है ना। नाउ वी आर गोइंग वन स्टेप फर्दर
बहुत बेसिक सा, इसका तो बहुत एप्लीकेशन होता है, इसलिए इसको ध्यान से देखिए। y इक्वल टू एक्स पावर n, इसका एप्लीकेशन बहुत होता है, इसलिए ध्यान से देखिए, है ना। हम सवाल भी कई सारे लगाते हैं इसको। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे देखो कि इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, यानी जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक है ना, तो कहीं ना कहीं ऐसा लिखेंगे, ये जो n वाली वैल्यू है, ये जो n वाली वैल्यू है, इसको लिख देते हैं आगे। क्या करते हैं, इसको आगे लिख देते हैं, और x का जो पावर जाता है, पावर को एक कम कर देते हैं ना, पावर को 1 लेस कर देते हैं, पावर का 1 लेस कर देते हैं, यानी ये वैल्यू आगे चली जाती है और पावर का 1 लेस कर देते हैं। यही है आपका डिफरेंशिएशन। क्लियर है डिफरेंशिएशन? आपको क्लियर होगा ये बात। लेकिन ये सवाल करना है, इसके एग्जाम्पल देखने ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि ये सवाल है सीधा, लेकिन बहुत दौड़ कर आता है। लेट्स स्टार्ट। कहने के सबसे सिंपल सा सवाल है कि मान लें हमारे पास x पावर 5 है और आपने कहा y इक्वल टू एक्स पावर 5 और आपने कहा इसका डिफरेंशिएशन करिए, तो dy बाई dx क्या होगा? dy बाई dx क्या होगा? तो इसमें सिंपली मैंने बताया, जो पावर है उसको आगे लिख दो, जो पावर है उसको आगे लिख दो, फिर x के ऊपर जो पावर था उसको एक कम कर दो, तो 5 में से 1 माइनस कर देंगे, यानी 5x पावर 4। तो कहीं ना कहीं एक प्रोसेस तो आपको फटाफट याद ही हो जाएगा। अगर मैं कहता हूँ y इक्वल टू एक्स पावर 9, तो आप dy बाई dx तो फटाफट लिख ही दोगे कि 9 को आगे लिखो और 9 से एक कम कर दो, यानी 8। अगर मैं आपसे कहता हूँ y इक्वल टू एक्स पावर 100, तो आप dy बाई dx फटाफट अब तो लिखना सीख ही गए होगे। 100 को आगे करो और x की पावर को एक कम कर दो। अगर मैं आपसे कहता हूँ y इक्वल टू एक्स पावर 1000, तो अब आपको आ चुका होगा पक्का, है ना, 1000 को आगे कर दो और x की पावर में एक कम कर दो, तो कहीं ना कहीं इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा। तो अगर कहीं ना कहीं आपसे कहा गया कि dy अगर y इक्वल टू एक्स पावर p है, तो y इक्वल टू एक्स पावर p है, तो क्या होगा? तो dy बाई dx लिखना है। तो जो पावर p है उसे आगे कर दो, जो पावर p है उसे आगे कर दो, और फिर उसके बाद से x की पावर p में से 1 माइनस कर दो, x की पावर p में से 1 माइनस कर दो। यही बात कही जाएगी कि नहीं? तो dy बाई dx निकालना आप सीख चुके होंगे। अगर y इक्वल टू एक्स की पावर x की पावर a है, तो क्या करोगे? a x की पावर a माइनस 1। बहुत छोटी छोटी बातें हैं, ये बार बार मैं लिख रहा हूँ, आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि जो पावर है उसको पहले लिखना है और इस पावर को माइनस करके 1 लिख देना है, 1 माइनस करके लिख देना है। क्या है बात समझ में आ रही है आपको? लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट एग्जाम्पल। इसी का भी एग्जाम्पल आगे बढ़ाते हैं। अगर कहीं के यहीं पे दिया है y इक्वल टू एक्स की पावर -5, अगर आपको ऐसा दिया है y इक्वल टू एक्स की पावर -5, अगर ऐसा दिया है तो dy बाई dx क्या होगा? dy बाई dx क्या होगा? मैंने कहा पावर को आगे कर दो, मैंने क्या कहा? पहले पावर को आगे कर दो और फिर जो भी पावर है उसमें से 1 लेस कर दो, जो भी पावर है उसमें से 1 लेस कर दो, तो ये क्या होगा? -5, ये होगा -5x, और पावर क्या होगा? तो पावर दोनों माइनस माइनस हो गया, तो ये हो जाएगा -6। दोनों पावर माइनस माइनस हो गया, तो ये हो जाएगा -6, है ना। तो ऐसे केस में अगर ये पूछा जाएगा कि 1 बाई एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, y इक्वल टू 1 बाई एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो फिर 7वीं क्लास वाली गणित जो कि मैं पढ़ा चुका हूँ आपको, वो क्या है? x पावर इसे -2 लिख सकते हो, आप इसे x पावर -2 लिख सकते हो। x पावर -2 लिखोगे तो dy बाई dx क्या होगा? dy बाई dx क्या होगा? पावर पहले आ जाएगा और x के पावर में फिर -1 दोबारा माइनस हो जाएगा। तो चूंकि दोनों का साइन 1 हो गया, तो ये दोनों जुड़ जाएगा, तो ये हो गया -3 और ये -2 लगा रहा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपसे ये पूछा जाएगा कि y इक्वल टू एक्स पावर 1/3 है, तो कैसे डिफरेंशिएशन करेंगे? तो dy बाई dx, है ना, 1/3 आगे लेते आओ और x पावर 1/3 में से 1 माइनस कर दो, x की पावर 1/3 में से 1 माइनस कर दो, तो ये होगा 1/3, x पावर 1/3 अगर 1 में से माइनस होगा तो ये हो जाएगा 2/3 माइनस। अब ये वाली गणित तो आपको समझ में आ रही होगी, मुझे नहीं लगता इसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा, कि नहीं, छोटी सी गणित है, ये आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है ना। थोड़ा सा रूप हम फिर बदलते हैं। y इक्वल टू रूट एक्स है,
इनके रूट को समझाने की जरूरत है, इसीलिए मैं इतना मैंने कहा y इक्वल टू रूट एक्स है, तो रूट एक्स को लिख सकते हैं x पावर 1/2, रूट एक्स को लिख सकते हैं x पावर 1/2। तो डिफ्रेंसिएशन का यही रूल अभी भी लागू होगा, dy/dx क्या होगा 1/2 पहले आगे आ जाएगा, फिर x पावर 1/2 में से 1 माइनस कर देंगे, x पावर 1/2 में से 1 माइनस कर देंगे, 1/2 आगे आ गया रहेगा, 1/2 आगे आ गया रहेगा, यहाँ माइनस करेंगे तो अगर 1/2 में से 1 माइनस करेंगे तो आंसर आएगा -1/2, आंसर आएगा -1/2। -1/2 कहने का क्या मतलब है, 1/2 अगर माइनस पावर है तो ये वैल्यू नीचे आ जाएगी और इसका पावर 1/2 हो जाएगा, क्योंकि मैंने बताया था कि अगर कहीं न कहीं पावर माइनस है तो आप उसको ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर लेके जा सकते हो, तो यहाँ ऊपर ऐसे नीचे लेके चले जाओ। और पावर 1/2 का मतलब क्या होता है, पावर 1/2 का मतलब होता है रूट, तो इसको हम लिख सकते हैं, है ना। अगर कहीं न कहीं आपको दिया y इक्वल टू रूट एक्स और इसको कहा कि आप इसे डिफ्रेंसिएशन करो तो इसका डिफ्रेंशिएशन 1/2 रूट एक्स, आप चाहो तो इसे रेगुलर याद रख सकते हो, है ना, याद भी रख सकते हो, ये काम आएगा, है ना। तो आपके फॉर्मूले में इस बात का ध्यान रखो, अदरवाइज आपको ये प्रोसेस 1-2 बार कर लो, आपको रट जाएगा कि ये कैसे हो रहा है। 1-2 बार बस करना होगा इस प्रोसेस को, आपको समझ में आ जाएगा कि ये कैसे हो रहा है। नहीं आएगा तो फिर से हम करते हैं, एक और प्रोसेस करते हैं, ठीक है। जैसे हमारे सामने है, ये हमारे सामने है y इक्वल टू एक्स की पावर 3/4, तो इसका dy/dx क्या होगा, तो 3/4 यार आगे कर दोगे और x की पावर जो 3/4 है उसमें से 1 माइनस कर दोगे, तो ये क्या हो जाएगा 3/4 x की पावर -1/4 हो जाएगा कि नहीं। ये तो आप करना जानते हो, लेकिन अगर कहीं न कहीं ऐसा क्वेश्चन पूछ दिया y इक्वल टू एक्स की पावर y इक्वल टू एक्स ऐसा लिख दिया, इसका मतलब होता है क्यूब रूट ऑफ एक्स, इसका दूसरा मतलब होता है पावर 1/3, इसका दूसरा मतलब होता है पावर 1/3। अगर मान लें ऐसा लिखा है y इक्वल टू एक्स और ऐसे 4 लिखा है, इसका मतलब हो गया y इक्वल टू एक्स पावर 1/4। माइंड इट, ये बात आपको समझ में आना चाहिए। अगर मैं आपसे यहाँ से डिफ्रेंसिएशन निकालने के लिए इसका कह दूँ, डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, तो 1/3 आगे आ जाएगा, x की पावर 1/3 माइनस 1/3 हो जाएगा, और x की पावर माइनस कितना हो जाएगा 2/3, कितना हो जाएगा 2/3। थोड़ी मैनिपुलेशन कर सकते हो, अगर ये x ऊपर आपको दिख रहा है, अगर इसके साइन को हटाना चाहते हो, x ऊपर दिख रहा है, अगर आप साइन को हटाना चाहते हो तो x को नीचे लेके चले जाओ और यहाँ पे +2/3 की जगह केवल 2/3 दिखने लगेगा। ये चीज़ें आपको रट जानी चाहिए, इसीलिए तो अगला सवाल भी करा रहा हूँ कि अगर कहीं न कहीं इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, हमने बताया कि इसको x की पावर 1/4 लिख सकते हैं। अगर कहीं न कहीं इसका हमें निकालना हो डिफ्रेंसिएशन dy/dx, तो कहीं न कहीं उसी रूल के हिसाब से 1/4 आगे आ जाएगा और पावर में 1/4 माइनस 1 हो जाएगा, तो इसे क्या लिख सकते हैं 1/4 x पावर -3/4, x पावर -3/4। यहाँ गणित आपकी कमजोर नहीं हो रही होगी। 1/4 मैंने कहा कि अगर x ऊपर है और इसका पावर माइनस है, अगर x ऊपर है और इसका पावर माइनस है तो इसके पावर को प्लस करने के लिए इसको नीचे लेके चले जाओ, तो हम 4 के बगल में इसे नीचे लेके चले जाइए तो x पावर 3/4 हो गया। ये बात मैं याद कराने के लिए एक ही चीज़ बार बार कर रहा हूँ ताकि आपको ये बात याद हो जाए, ताकि डिफ्रेंसिएशन आपके लिए इजी होने लगे, ठीक है। अगर कहीं न कहीं y इक्वल टू आपको दिया है 4x की पावर 4, y इक्वल टू दिया है 4x की पावर 4, अगर ऐसा दिया है आपको तो इसका डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, तो यार 4 पहले से है तो इसको मत छुओ, आपको जो भी करना है इसके साथ करना है, तो इसका 4 आगे लेके आओ। ये कौन सा 4 आ गया है, ये वाला 4 आ गया है, इसको कोई मतलब नहीं, इसको बेचारे किनारे रहने दो, किसी से कुछ लेना देना नहीं है, तो कहीं ना कहीं ये 4 किनारे रहेगा, ठीक है ना, क्योंकि मल्टीप्लाई में है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अकेले ये रहता तो 0 हो जाता, जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर अकेले y इक्वल टू 4 रहता तो इसकी वैल्यू 0 हो जाती, अगर इसका कोफिशिएंट है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों, क्योंकि आप समझ जाओ, अगर मैं 4 लिखा हूं तो अलग वैल्यू है, अगर मैं 4x लिखा हूं तो ये अलग वैल्यू है, ये एक्चुअली x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स ऐसा है। आप समझ जाना इसका अंतर, ठीक है, यही मेन मिस्टेक होता है, ये अंतर समझना, ये अलग चीज है और ये अलग चीज है, ठीक है ना,
केवल 4 का मतलब 1 + 1 + 1 + 1 लिख सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन 4x का मतलब ये 1 प्लस नहीं हुआ, ये x प्लस यानी ये सब क्या है, वेरिएबल वैल्यूज हैं, ठीक है ना, वेरिएबल वैल्यूज हैं। तो अब कहीं ना कहीं x पावर 4 का ही हमें करना है। x पावर 4 के लिए पहले 4 को आगे लेके आना पड़ेगा। 4 को आगे लाने के बाद x की जो पावर है उसको 1 कम करना पड़ेगा, आपको याद हो चुका होगा। तो 4 4 जा 16x³ हो जाएगा इसका आंसर। तो अगर कहीं ना कहीं आपको ये सवाल दे दिया गया है ना, √7x की पावर √3 ऐसा सवाल दे दिया गया, क्योंकि इसका कोई मतलब नहीं है, बट जस्ट आई एम डूइंग इट। √7 को कोई इससे मतलब नहीं है, किनारे जाके बैठ जाएगा, आपको जो भी करना है इसके साथ करना है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे देखो, पहला मैंने रूल बनाया था कि √3 को आगे करोगे, यानी जो पावर है उसको आगे कर दोगे और जो ऊपर पावर है उसमें से -1 कर दोगे, जो ऊपर पावर है उसमें से -1 कर दोगे। तो √7 √3 कितना हो जाएगा, तो 7 3 जा 21, √21 हो गया, ये √21 हो गया और x की पावर -3 -1 हो गया। तो ये डिफ्रेंसिएशन आपका क्या हो गया, dy/dx। ये क्या हो गया, dy/dx। तो dy/dx निकालना आपको लग रहा है आ चुका है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं पहला फॉर्मूला तो लगाने आपको आ गया होगा। इतने सवाल करने के बाद मुझे लगता है कि फर्स्ट फॉर्मूला लगाने आपको आ गया। तो ये फॉर्मूला देख लीजिए, यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको dy/dx निकालना है। तो यार कहने का मतलब, अगर बीच में ये चीज तो कहीं ना कहीं रूल के तौर पे मैं लिखवा सकता था, लेकिन मैं इसे समझा रहा हूँ। अगर बीच में प्लस या माइनस हो, सपोज ये माइनस है, मैं बना दे रहा हूँ पहले से, तो आपको सबका अलग अलग डिफ्रेंसिएशन करना पड़ेगा। तो पहले x² का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो रूल जो बताएं वो 2 पहले आ जाएगा और x का पावर क्या हो जाएगा, 2 का 1 हो जाएगा। 1 पावर लिखा नहीं जाता, ये 1/x है। 1/x का डिफ्रेंसिएशन मैं अलग से करूंगा। तो डिफ्रेंसिएशन ऑफ 1/x करना है, तो मैंने कहा था इसे कहीं ना कहीं x पावर -1 लिख सकते हो। तो अगर ये y है तो डिफ्रेंसिएशन अगर करना है dy/dx, तो ये क्या होगा, -1 पहले आएगा, -1 पहले आएगा और x की पावर -1 में -1 एक और लग जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, -1 x की पावर -2। ये चीज़ मैंने बताई थी और मैंने ये बताया था कि कि -1 तो ठीक है, लेकिन x की पावर -2 है, तो अगर इसके माइनस साइन को प्लस करना है तो इसको नीचे लेके चले जाओ। तो मैं नीचे लेके चला गया x², तो -1/x² भी इसे लिख सकते हैं। तो इस वैल्यू, इसका आंसर क्या होगा, -1/x²। आप समझ गए होंगे। अब उसके बाद से यहाँ पे लिखा है वैल्यू a। वैल्यू a क्या है, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है, 0। हम बताए हैं कि अगर कोई कांस्टेंट है तो उसकी वैल्यू क्या होगी, 0। अब उसके बाद से क्या लिखा है, 9x। क्या लिखा है, 9x। उसके बाद से लिखा है -9x। तो -9x, तो पहले यहाँ साइन लिख दो, पहले यहाँ साइन लिख दो। अब -9x है तो कहीं ना कहीं 9 को तो कोई मतलब ही नहीं है ना। x को डील करना है, तो यार आप बताओ y = x है। अगर y = x है तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, dy/dx। अगर y = x है तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, dy/dx। तो जो पावर है उसको पहले करना है, ये मैंने बताया था। जो पावर है उसको आप आगे लिख दोगे और x की पावर को 1 कम कर दोगे, x की पावर को 1 कम कर दोगे। तो x की पावर 1 थी, उसमें से 1 आप माइनस कर दोगे, तो क्या हो जाएगा, 1 × x की पावर 0, और x की पावर 0 होती है यानी 1, यानी इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। तो इस तरीके से लिख सकते हैं 2x, और ये कहीं ना कहीं माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, -1/x²। अब +0 है तो इसका कोई मतलब नहीं है, यहाँ -9। तो ये हो गया सोल्यूशन। ये सोल्यूशन आपको समझ में आ रहा होगा। अब तक जितने सवाल मैं किया हूँ, सारे सवाल में एप्लीकेशन इसी फॉर्मूले का है। ये फॉर्मूला कई रूप में आता है, ये चीज़ कई रूप में आता है, लेकिन कहीं ना कहीं फॉर्मूला तो यही लगाना है। गणित आपकी बहुत छोटे क्लास की भी है, लेकिन मैं बार बार इसलिए कर रहा हूं ताकि आपकी गणित वहां पे टाइट ना हो जाए। अगर कहीं ना कहीं इसी चीज का डिफरेंशिएशन करना है तो हम डिफरेंशिएशन करेंगे कैसे, dy/dx। आप खुद भी ट्राई कर सकते हो पॉज करके। तो यहाँ पे फटाफट हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, यहाँ पे ये पावर 4 है तो पावर आगे आ जाएगा और x की पावर जो है वो 1 कम हो जाएगा, तो 4 का हो जाएगा 3, ठीक है, माइनस। इस चीज़ को थोड़ा सा टेढ़ा लग रहा होगा, इसलिए इसको करना ज़रूरी है, इसलिए मैं अलग से करता हूँ। तो ये मैं लिख लेता हूँ y = 1/x³। y = 1/x³ होगा तो इसको क्या लिख सकते हैं, x की पावर -3। x की पावर -3 है तो अगर कहीं ना कहीं इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा, तो पावर -3 है तो वो आगे आ जाएगा, और कहीं ना कहीं x की पावर जो माइनस है वो -3 -1। यानी एक बात अब तक समझ चुके होंगे, इतना देर तक मैं सवाल सॉल्व कर रहा हूँ तो आप समझ गए होंगे यार, जब माइनस वाला आ रहा है ना तो वो माइनस में बढ़ जा रहा है।
तो ये क्या हो रहा है -3x की पावर -4, -3x की पावर -4। तो यहाँ लिखेंगे -3, और मैंने कहा कि अगर कहीं ना कहीं पावर नेगेटिव है तो आप उसके पावर को पॉजिटिव करने के लिए आप नीचे लेके जा सकते हो, अगर नीचे है तो ऊपर लेके चले जाओ। तो यहाँ तो मुझे ऊपर दिख रहा है, इसे मैं नीचे लेके चला गया, नीचे लेके चला गया तो पावर 4 हो गया। तो इसे हम लिख सकते हैं -3x की पावर 4। तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ -3x की पावर 4, -3/x की पावर 4, यानी इसकी वैल्यू हमने निकाल ली। अब आगे चलते हैं, ये है px, px में p कांस्टेंट है, p कांस्टेंट है तो p को कोई मतलब नहीं है, लेकिन x का डिफरेंशिएशन अभी हमने कुछ देर पहले लॉ के हिसाब से किया था। तो अगर y = x है तो उसका डिफरेंशिएशन हमने किया था, आपको याद भी रखना पड़ेगा, इसकी वैल्यू सिंपल 1 होती है, इसको याद रख सकते हो। बार बार ये छोटा सा डिफरेंशिएशन करने कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ x की वैल्यू 1 हो जाएगी, यहाँ x की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, और 7 कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 0। तो ये हो जाएगा 4x³ माइनस माइनस प्लस 3/x की पावर 4 प्लस p। ठीक है, तो ये आपका एक डिफरेंशिएशन फिर से निकल गया, आपको ये बात समझ में आ चुकी होगी।